हेलो, वेलकम टू आगम क्लासेस। पॉलिटी के इस लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे मूल अधिकार के बारे में। लास्ट क्लास के अंतर्गत हमने मूल अधिकार से संबंधित प्रावधानों को देखा था। हमने आर्टिकल 12 के बारे में डिस्कस किया था कि 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल हमने 13 में देखा था न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है ये हमारे सुप्रीम कोर्ट को प्रदान की जाती है। या जो न्यायिक पुनरावलोकन है या जुडिशियल रिव्यू का जो ओरिजिन हुआ है ये आर्टिकल 13 से माना जाता है। इसके बाद हमने बात की थी आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार की या राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत भारतीय संविधान में या मौलिक अधिकार में 5 आर्टिकल आते हैं। 14 से लेकर 18 तक में ये प्रावधान किया गया है। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे आपका स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। स्वतंत्रता का अधिकार है जो आर्टिकल 19 से लेके 22 तक में इसका प्रावधान किया गया है। तो लास्ट क्लास में जो हमने चीजें पढ़ी थी उनसे संबंधित चीजों को हम रिवाइज करते हैं और आज की इस क्लास में हम देखेंगे स्वतंत्रता के अधिकार से। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि भाग 3 में इनका प्रावधान है। आर्टिकल 12 से लेके 35 तक में इनका प्रावधान किया गया है। तो ये चीजें हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि मूल संविधान में हमारे जो मौलिक अधिकार थे इनकी संख्या 7 थी, परंतु वर्तमान में इनकी संख्या 6 है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से संपत्ति के मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है और एक कानूनी अधिकार उसे बना दिया गया है और इसे आर्टिकल अनुच्छेद 300A में स्थापित कर दिया गया है। वर्तमान में ये 6 मौलिक अधिकार हमारे संविधान में या नागरिकों के लिए प्रदान किए जाते हैं संविधान के द्वारा। तो पहला था समानता का अधिकार। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में इसका प्रावधान है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा जो अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि 29 और 30 में इसका प्रावधान किया गया है। जो छठवां सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा के नाम से संबोधित किया है। तो इस प्रकार से आर्टिकलों के बारे में या जो संविधान में जो अनुच्छेद हैं महत्वपूर्ण उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया है कि आर्टिकल जो 12 है इसमें प्रावधान किया गया था राज्य की परिभाषा के बारे में। आर्टिकल 12 के अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो राज्य के अंतर्गत इसमें कहा गया कि केंद्रीय सरकार और भारत की जो संसद है या पार्लियामेंट है ये राज्य के अंतर्गत आती है। राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल भी इसके अंतर्गत आती है। स्थानीय जो निकाय होते हैं जैसे ग्राम पंचायत हुई, जिला पंचायत हुई, जनपद पंचायत हुई, ये जितने भी स्थानीय निकाय हैं ये भी इसी के अंतर्गत आते हैं। और अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत जो अन्य इंडिपेंडेंट स्वतंत्र संस्थाएं होती हैं वो भी इसी के अंतर्गत आती हैं। आर्टिकल हमने 13 के अंतर्गत पढ़ा है कि राज्य किसी भी ऐसी विधि का निर्माण नहीं करेगा जो कि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करती है। और यहीं से जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है वो हमारी सुप्रीम कोर्ट को या उच्चतम न्यायालय को प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर हम ये चीजें कल पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। इस समानता का अधिकार या राइट टू इक्वालिटी जो भी हम बात कर रहे थे इसके अंतर्गत आर्टिकल 14 से लेकर 18 में प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल 14 में प्रावधान है विधि का शासन और विधि का समान संरक्षण। आर्टिकल 15 में प्रावधान है कि राज्य किसी भी धर्म, जाति, लिंग या मूलवंश या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 16 में प्रावधान है रोजगार में अवसर की समानता या लोक नियोजन में अवसर की समानता। राज्य किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। 17 में हमने बात की थी आर्टिकल 17 जो दिया गया है अशरफिता के अंत के बारे में यानी अनटचेबिलिटी को समाप्त करने के बारे में संविधान में प्रावधान किया गया है। इसके बाद हमने आर्टिकल 18 के बारे में देखा था कि जो आर्टिकल 18 है ये बताता है उपाधियों के अंत यानी उपाधियों के अंत को या उपाधियों को समाप्त करने का ये बात करती है 18 आर्टिकल 18 में प्रावधान है कि केवल सेना और शिक्षा के क्षेत्र में जो उपाधियां प्रदान की जाती हैं उन उपाधियों को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार की उपाधि व्यक्ति के लिए प्रदान नहीं की जाएगी। यदि हम बात करें जो भारत रत्न है या नोबेल प्राइज है ये उपाधि ना होकर ये सम्मान की श्रेणी में आते हैं, इसलिए उपाधि नहीं है। अब हम बात करते हैं आगे
आज की क्लास के अंतर्गत आज हम यहाँ से पढ़ेंगे समान स्वतंत्रता के अधिकार से। लास्ट क्लास में हम वो चीज़ें पढ़ चुके थे जो अभी हमने डिस्कस की हैं। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्वतंत्रता का अधिकार। जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये आर्टिकल 19 से लेके 22 तक में प्रावधान इसका किया गया है। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत 4 आर्टिकल आते हैं, 19, 20, 21 और 22। जो पहला आर्टिकल है 19 में प्रावधान है कि इसमें कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। 6 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हैं ये आर्टिकल 19 में इनका प्रावधान किया गया है। इन 6 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हैं इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहली जो आर्टिकल दिया गया 19(1)(a) या 19(1)(a) में प्रावधान है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है 19(1)(a) में। वाक यानी कि बोलने और अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता यहाँ पर प्रदान की गई है। तो वाक बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19(a) में प्रदान करता है, यानी आपको किसी प्रकार से बोलने और अभिव्यक्ति की यानी एक्सप्रेशन की अपने भावों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। लेकिन हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हमारी जो स्वतंत्रताएं हैं ये कुछ सीमित होती हैं, ऐसे कि किसी दूसरे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। यानी आप किसी दूसरे व्यक्ति से कुछ अनाप शनाप नहीं बोल सकते हैं, ये हमें ध्यान रखना होता है। तो इसके अंतर्गत हमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है आर्टिकल 19(a) के अंतर्गत। 19(a)(b) के अंतर्गत प्रावधान है निरायुध एवं शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। निरायुध यानी कि बिना हथियार व शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19(a)(b) प्रदान करता है। आर्टिकल 19(a)(c) में प्रावधान है संगठन एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता। किसी भी प्रकार का संघ एवं संगठन बनाने की यहाँ पर स्वतंत्रता प्रदान की गई है 19(a)(c) के अंतर्गत। आर्टिकल 19(a)(d) में प्रावधान है कि भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध रूप से भ्रमण करने की स्वतंत्रता है। अबाध यानी कि बिना रोक टोक के भारत क्षेत्र के अंतर्गत कहीं पर भी भ्रमण करने की या घूमने की स्वतंत्रता प्रदान करता है आर्टिकल 1(d). आर्टिकल 1(e) प्रदान बताता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास या बस जाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। बस जाने की या भारत क्षेत्र के अंतर्गत कहीं पर भी निवास करने की स्वतंत्रता एवं बस जाने की स्वतंत्रता वहां पर प्रदान की जाती है। अगला है आर्टिकल 19(a)(g) कोई भी वृत्ति, आजीविका या व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है आर्टिकल 1(g) के अंतर्गत। ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्टिकल जो स्वतंत्रता का अधिकार है 19 उसमें प्रदान की गई है। तो यहाँ पर हमने बात की कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है इसमें पहला जो आर्टिकल है 19(a) वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निरायुध एवं शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध रूप से भ्रमण करने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास या बस जाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। कोई भी वृत्ति यानी कोई भी कार्य, आजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता यहाँ पर प्रदान की गई है। या अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में प्रावधान है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी ऐसा कोई व्यक्ति जिसको न्यायालय के द्वारा सजा नहीं सुनाई गई है उसको आरोपी नहीं माना जाएगा। यहाँ पर दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है, यानी जब तक किसी व्यक्ति को सजा नहीं दी जाती है तब तक उसको अपराधी नहीं माना जाएगा। ये हमें बताता है आर्टिकल 20 और दोष सिद्धि के संबंध में जो अपराधी है उसके लिए ये संरक्षण प्रदान करता है। तो यहाँ पर प्रावधान किए गए हैं कि किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं कहा जा सकता जब तक कि उस पर दोष सिद्ध नहीं हो जाते, यानी ऐसा कोई व्यक्ति जब तक उस पर दोष सिद्ध नहीं हो जाते उसको अपराधी नहीं माना जाएगा। एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को द्वारा दंड नहीं दिया जा सकता है, यानी मान के चलिए एक व्यक्ति के लिए एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को द्वारा दंड नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर यदि हम बात करें कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 5 लोगों का
मर्डर किया है या 5 लोगों की हत्या की है तो उसे एक ही प्रकार की सजा दी जाएगी, ना कि उसको दोबारा सजा दी जाएगी। ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि एक ही अपराध के लिए एक किसी व्यक्ति को दोबारा दंड नहीं दिया जा सकता है। यहाँ पर अगली बात करें हम, किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। किसी व्यक्ति के लिए स्वयं की गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर हमें ये प्रावधान करता है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण आर्टिकल 20 में। तो यहाँ पर हमने बात की कि किसी व्यक्ति को तब तक आरोपी नहीं कहा जा सकता जब तक कि उस पर दोष सिद्ध ना हो जाए। एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दोबारा दंड नहीं दिया जा सकता है। किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल जो 21 है इसमें प्रावधान किए गए हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं जीवन, जिसमें जीवन होता है उसे हम उसमें प्राण कहते हैं उसको। प्राण एवं दैहिक यानी शरीर की स्वतंत्रता का प्रदान, यानी कि अपने जीवन और अपने शरीर की रक्षा करने का अधिकार यहाँ पर प्रदान किया गया है आर्टिकल 21 के अंतर्गत। आर्टिकल 21 में ये स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि अपने प्राणों की और अपने शरीर की रक्षा करने का अधिकार एक व्यक्ति को होता है। यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता है। यदि हम बात करें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि यदि मान के चलिए किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति की हत्या की है तो उसे विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है उसके हिसाब से या उस कानून के हिसाब से उसको दंड दिया जाएगा। यानी जैसे हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति बलात्कार या किसी व्यक्ति की हत्या करता है तो उसे मृत्युदंड का प्रावधान या आजीवन कारावास का प्रावधान किया जाता है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता है। ये हमें बताता है आर्टिकल 21 एवं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार ये प्रदान करता है। अगला हम बात करें जो 21A है, 21A यानी इसको बाद में जोड़ा गया है और इसमें प्रावधान किए गए हैं कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार ये प्रावधान करता है। यानी 21 जो ए है इसमें प्रावधान है कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान या राज्य करेगा, या राज्य के लिए प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया है भारतीय संविधान के अंतर्गत। अगली हम बात करें आर्टिकल 22 है जो गिरफ्तारी और नजरबंदी से संरक्षण, यानी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तार का कारण बताया जाना आवश्यक है। यानी जिस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया जाता है या नजरबंद किया जाता है उसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताया जाना आवश्यक है। या ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को हम गिरफ्तार कर सकते हैं बिना कारण बताए, तो पहले कारण बताना होगा उसका, फिर जाके उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पसंद का वकील करने का अधिकार यहाँ पर प्रदान किया जाता है। यानी जो भी व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है उसे एक वकील रखने का अधिकार यहाँ पर प्रदान किया जाता है। अगला है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। यानी जो भी व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है या जो अपराधी है उसको गिरफ्तार किया गया है उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। इसमें ध्यान रखना है कि यात्रा और छुट्टी के समय को छोड़कर उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष उसको प्रस्तुत करना होगा। अगले आर्टिकल की हम बात करते हैं जो अगला मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के जो विरुद्ध अधिकार है इसके अंतर्गत हम बात करते हैं कि जो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है ये अनुच्छेद 23 और 24 में इसका प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 23 में प्रावधान है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर प्रतिबंध, मानव के दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम पर प्रतिबंध, यानी मानव को
बेचने, उसका क्रय विक्रय करने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। बलात्श्रम यानी बलपूर्वक कार्य कराने पर भी यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया है आर्टिकल 23 के अंतर्गत। और इसी के अंतर्गत दास प्रथा, बेगार, मनुष्यों का वस्तुओं की भांति क्रय विक्रय, स्त्रियों और बच्चों का अनैतिक व्यापार और बंधुआ मजदूरी जैसे कामों को पूर्णतः समाप्त करने का इस आर्टिकल के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। तो दास प्रथा, बेगार यानी कि बिना मजदूरी दिए काम कराना, मनुष्यों का वस्तुओं की भांति क्रय विक्रय, स्त्रियों एवं बच्चों का अनैतिक व्यापार और बंधुआ मजदूरी, इस प्रकार के जितने भी व्यापार हैं इनको समाप्त करने के लिए आर्टिकल 23 ये प्रावधान करता है, इस पर प्रतिबंध लगाता है। इसी के अंतर्गत भारतीय संसद के द्वारा एक कानून बनाया गया है, बंधुआ मजदूरी निषेध अधिनियम, बंधुआ मजदूरी निषेध अधिनियम 1976। तो इसी आर्टिकल के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है, बंधुआ मजदूरी निषेध अधिनियम, जो कि संसद के द्वारा 1976 में पारित किया गया है। आर्टिकल 24 में प्रावधान है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को खतरनाक कारखाने तथा खान में नहीं लगाया जा सकता है। यानी ऐसे बालक जो कि 14 वर्ष से कम आयु के हैं उनको खतरनाक कारखानों में यानी फैक्ट्रियों में तथा खान में नहीं लगाया जा सकता है। यानी ऐसे कारखाने जहां पर केमिकल, पटाखे इत्यादि का काम होता है, ऐसे कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को नहीं लगाया जा सकता है, या फिर किसी भी खान में उनको नहीं लगाया जा सकता है। तो आर्टिकल 24 में प्रावधान किया गया है। इसके बाद हम बात करें कि केंद्र सरकार ने इसी आर्टिकल के अंतर्गत केंद्र सरकार ने 10 अक्टूबर 2006 को केंद्र सरकार ने बलात्श्रम यानी बलपूर्वक जो कार्य कराने, बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986 के तहत घरों व होटलों में बाल श्रम पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके तहत 3 माह से 1 वर्ष का कारावास या 10 से 20 हजार तक का अर्थदंड यानी जुर्माना या दोनों प्रकार से दंडित किया जा सकता है। तो केंद्र सरकार ने कब 10 अक्टूबर 2006 को बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986 के तहत घरों एवं होटलों में बाल श्रम पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है, और इसके तहत 3 माह से 1 वर्ष का कारावास या 10,000 से लेके 20,000 तक का अर्थदंड या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो ये हमने बात की यहाँ पर जो शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं, आर्टिकल 23 और 24। अगला जो आर्टिकल है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये आर्टिकल 25 से 28 में इसका प्रावधान किया गया है। तो इस अधिकार के अंतर्गत यदि हम बात करें तो यह मौलिक अधिकार धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की बात करता है। यानी राज्य का कोई धर्म नहीं होगा या राज्य किसी विशेष धर्म को नहीं मानेगा, इस प्रकार का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का यहाँ पर मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने की यहाँ पर स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यहाँ पर हम बात करें आर्टिकल जो 25 है, इसमें प्रावधान है कि सभी को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है तथा उसका प्रचार प्रसार करने की यहाँ पर स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यानी किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म को मानने और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 के अंतर्गत ये प्रदान की जाती है। आर्टिकल 26 में प्रावधान है कि धार्मिक पूजा प्रयोजन हेतु सभी को लोक पूजा स्थल स्थापित करने की स्वतंत्रता है तथा इसे करने हेतु धन एकत्रित करने का अधिकार भी यहाँ पर प्रदान किया गया है। धार्मिक पूजा प्रयोजन का तात्पर्य है कि किसी भी प्रकार के, जैसे हम देखते हैं कि हमारे समाज में मंदिर, मस्जिद इत्यादि स्थापित किए जाते हैं जो कि धार्मिक स्थल होते हैं, इनको स्थापित करने की किसी को भी या सभी को लोक पूजा स्थल स्थापित करने की स्वतंत्रता है, और ऐसे करने हेतु धन को एकत्रित करने का भी अधिकार यहाँ पर आर्टिकल 26 के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। अगली हम बात करें आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 में प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जिसका उपयोग धार्मिक कार्यों में किया जाता है। यानी
किसी व्यक्ति को ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जिसका उपयोग धार्मिक कार्यों में किया जाता है। अगला है आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 में है राज्य राज्य निधि से पोषित किसी संस्थान में धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है। यानी राज्य निधि से पोषित, यानी राज्य सरकार के द्वारा या राज्य के द्वारा जिसे भी संस्था को धन दिया जाता है या उसकी आर्थिक रूप से मदद की जाती है, ऐसे किसी संस्थान में धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है। ये बताता है आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 में प्रावधान किए गए हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल जो अगला मौलिक अधिकार संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका प्रावधान किया गया है 29 और 30 के अंतर्गत। तो यह मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण करता है। यानी जो माइनॉरिटी है उसके जो हित हैं उनके हितों को संरक्षण करने का ये प्रावधान करता है आर्टिकल, यानी संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है। आर्टिकल 29 में प्रावधान है कि सभी को अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। यानी जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनको अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को बनाए रखने का यहाँ पर अधिकार प्रदान किया गया है आर्टिकल 29 के अंतर्गत। आर्टिकल 30 में प्रावधान है कि अल्पसंख्यक वर्ग को धार्मिक शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार है और वित्त के आवंटन के समय राज्य द्वारा ऐसे शैक्षणिक संस्थानों के मध्य कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनको अपने धार्मिक शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है और वित्त के आवंटन के समय राज्य के द्वारा या ऐसी कोई शैक्षणिक संस्थाओं के मध्य कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहाँ पर आर्टिकल 30 प्रावधान करता है अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित ये आर्टिकल हैं। यहाँ पर अगले आर्टिकल की हम बात करेंगे अगली क्लास में, जो कि है संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे किस प्रकार से जो आर्टिकल 32 है ये संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं इनकी रक्षा के लिए ये बनाया गया है। आर्टिकल 32 की किसी भी व्यक्ति के यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकता है और आर्टिकल 226 के अंतर्गत वह हाई कोर्ट में या उच्च न्यायालय में वो जा सकता है। इसके जो आर्टिकल 32 है इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।